में अपन सिलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। सिलेक्शन के तरीके मैंने बताए थे, किस प्रकार संतति उत्पन्न करने के लिए नर और मादा का सिलेक्शन किया जाता है। उसके अंदर अपन तरीके पढ़ रहे थे। सबसे पहला आपने तरीका पढ़ा था। सबसे पहले तो ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक सिलेक्शन, सही है, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं नर और मादा, और कृत्रिम चयन में मानव के द्वारा, या अपन कह सकते हैं किसी बाह्य फोर्स के द्वारा, या अपन ऐसे याद रखो कि मानव के द्वारा कोई भी नर और मादा का चयन किया जाता है। अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिए नर और मादा का चयन किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिलेक्शन, चयन, सही है। अब ये चयन करने के कई प्रकार के तरीके थे, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहला तरीका लक्षणात्मक चयन। लक्षणात्मक चयन का मतलब होता है कि उसके लक्षण देख के, मतलब एक ग्रुप है, मान लो एक नस्ल का ग्रुप है, सही है, नस्ल का ग्रुप, जैसे कि अपन बात करते हैं केटल में बात कर लेते हैं। केटल में होलिस्टिन फिशर, मेल फीमेल होलिस्टिन फिशर का ग्रुप है, सही है। एक तरफ मेल का ग्रुप है, एक तरफ फीमेल का ग्रुप है। कौन सी केटल की बात कर रहा हूँ मैं? होलिस्टिन फिशर की। एच एफ गाय की बात कर रहा हूँ। तो उस ग्रुप के अंदर आप उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर अपन उसका सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। किसी भी, जैसे कि मान लो 10, 15, 20 सांडों का ग्रुप है, जो होलिस्टिन फिशर सांड है, एच एफ सांड है, उनका अपन सिलेक्शन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उस ग्रुप के अंदर सिलेक्शन करेंगे, उनका चयन करेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे, उसके आकारिकी देखेंगे, सही है, उसका भार देखेंगे कि भार कैसा है, दिखने में कैसा है, सही है। वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं। इसकी ग्रोथ रेट कैसी है, एज कितनी है उसकी, सही है। वो सब चीज़ें देख के अपन उसका चयन करते हैं। मतलब उसके बाह्य लक्षण देख के या बाह्य लक्षणों के आधार पर अपन इसका चयन करते हैं, इसके लिए मैटिंग के लिए। तो इसको अपन लक्षणात्मक चयन भी कह सकते हैं, या इसको अपन सामूहिक चयन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक समूह के अंदर अपन चूज कर रहे हैं। एक पूरा समूह है, 10-15 गाय भैंसों का समूह है, सॉरी 10-15 एचएफ सांडों का समूह है, तो उसके अंदर अपन को चूज करना है। तो उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर अपन चूज करते हैं, चयन करते हैं, या अपन कह सकते हैं इसको एक समूह में एक चयन किया जाता है, तो इसको लक्षणात्मक चयन या सामूहिक चयन भी कहा जाता है, सही है। या एक तरफ अपन देख सकते हैं, अगर मादा का चयन करना हो तो उसमें क्या देखेंगे, उसके अंदर उसके मिल्क प्रोडक्शन देखेंगे, दूध उत्पादन की क्षमता देखेंगे, सही है, उसकी ग्रोथ रेट देखेंगे, उसकी एज देखेंगे, एज के अलावा उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, वो चीज़ देखेंगे कि बीमार कितनी बार हुई है, कितनी बार नहीं हुई है, सही है। वो चीज़ अपन देख के बाह्य लक्षणों के आधार पर देख के अपन उसका चयन करते हैं, किसके लिए, मेटिंग के लिए या नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न करने के लिए, सही है। तो ये हो गया एक प्रकार से सामूहिक चयन या लक्षणात्मक चयन। दूसरा आता है इसके अंदर नस्लों के मध्य चयन या अंतर नस्ल चयन। दूसरा तरीका क्या है, नस्लों के मध्य चयन या अंतर नस्ल चयन। अब अंतर नस्ल चयन का मतलब होता है कि बहुत सारी नस्लें, एक तरफ आप सोच सकते हो, एक तरफ एचएफ की गायें हैं, एक तरफ हो गया गिर की गायें हैं, एक तरफ जर्सी हो गई, ये सारी गायों का एक अलग अलग समूह है। उन समूह के अंदर अपन को ये चूज करना है कि कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट है। क्या चूज करना है कि कौन सी नस्ल जो है वो सबसे बेस्ट है। जैसे कि अपन को क्या चाहिए, अपन संतति में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अपन सिलेक्शन कर रहे हैं उनका चयन कर रहे हैं, तो चयन में अपन को क्या चाहिए कि ये चीज़ तो संतति के अंदर मिलनी ही चाहिए। जैसे कि मान लो अपन को चाहिए कि जो संतति उत्पन्न हो, मादा हो, वो अधिक दूध देने वाली मादा होनी चाहिए, सही है। जो संतति उत्पन्न हो, जो बछड़ी उत्पन्न हो, वो अधिक दूध देने वाली होनी चाहिए। ये चीज़ अपन एक कैरेक्टर अपन ने पकड़ लिया, एक लक्षण अपन ने पकड़ लिया कि ये अपन को संतति में चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसमें नस्लों के मध्य देखेंगे कि कौन सी नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। जैसे कि एचएफ गाय होती है, वो ज़्यादा दूध देने में माहिर है, सही है, ज़्यादा दूध देती है, तो उनके अंदर अपन चूज करेंगे कि ज़्यादा दूध चाहिए संतति में, सही है। संतति में ऐसा लक्षण हो कि वो ज़्यादा दूध दे, तो उसके लिए अपन क्या चयन करेंगे, किसका चयन करेंगे, एचएफ का चयन करेंगे। अपन चाहते हैं कि अपने नॉर्मल वातावरण के अंदर वो जो है, अपने नॉर्मल वातावरण के अंदर वो रह सके, अपने नॉर्मल वातावरण के अंदर रह सके, तो उसके लिए अपन इंडियन ब्रीड चूज करेंगे, जैसे कि गिर हो गई, सही है, या अपन कह सकते हैं थार पारकर हो गई, वो सारी इसके अंदर चूज करेंगे। तो ये हो गया क्या, अंतर नस्ल चयन। इसको कहा जाता है अंतर नस्ल चयन या नस्लों के मध्य चयन। इसके बाद में अपन एक देखा था मैटिंग। मैटिंग क्या होती है, समागम जिसको बोला जाता है,
समागम। चयन करने के बाद पशुओं का नर और मादा का चयन करने के बाद उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है, या अपन कह सकते हैं प्रजनन करवाया जाता है। प्रजनन के बाद संतति प्राप्त की जाती है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है? इस क्रिया को बोला जाता है मेटिंग, समागम। यानी कि चयन करने के पश्चात वांछित लक्षणों के नर और मादा का चयन करने के पश्चात उसके मध्य क्या कराया जाता है? प्रजनन करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। संकरण के बाद संतति प्राप्त की जाती है। तो ये जो क्रिया है सारी की सारी, इसको क्या कहा जाता है? मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मेटिंग कहा जाता है। अब मेटिंग जो है वो अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए या अच्छी ब्रीडिंग वैल्यू प्राप्त करने के लिए, अच्छी ब्रीडिंग वैल्यू प्राप्त करने के लिए, यानी कि संतति के अंदर हाई ब्रीडिंग वैल्यू प्राप्त करने के लिए, इसको अच्छी या हाई कह सकते हैं। हाई ब्रीडिंग वैल्यू प्राप्त करने के लिए किस किस के बीच में संकरण करवाना चाहिए? ये अपने पिछली क्लास में देखा था, सोचो एक बार। हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त करने के लिए नर, हाई ब्रीडिंग वैल्यू का नर होना चाहिए, सही है। हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल होना चाहिए। इसका क्रॉस किससे करवाएं? हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल से, सही है। इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है। मतलब हाई ब्रीडिंग वैल्यू का क्या मतलब है? हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब होता है कि जो संतति प्राप्त हो अपन को, उस संतति की ब्रीडिंग वैल्यू नर और मादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो संतति प्राप्त होती है उसकी ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है वो नर और मादा जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी ब्रीडिंग वैल्यू से, दोनों की ब्रीडिंग वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी एक से भी कम रह जाती है तो उसको अपन हाई ब्रीडिंग वैल्यू नहीं कहते, दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए। हाई ब्रीडिंग वैल्यू मेल और हाई ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल का, इनका क्रॉस करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होगा? हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त होगी, प्रोजेनी प्राप्त होगी अपन को, ठीक है। या अपन क्रॉस करवाएं लो ब्रीडिंग वैल्यू मेल, इसका क्रॉस करवाएं लो ब्रीडिंग वैल्यू फीमेल से, तब भी अपन को क्या प्राप्त होगा? तब भी अपन को हाई ब्रीडिंग वैल्यू संतति प्राप्त होगी। तब भी अपन को ये हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त होगी। कैसे? ये लो ब्रीडिंग वैल्यू है, ये लो ब्रीडिंग वैल्यू का, दोनों लो ब्रीडिंग वैल्यू के ये है, फीमेल और मेल दोनों है लो ब्रीडिंग वैल्यू के। अब इनसे जो संतति प्राप्त होती है वो जाहिर है इन दोनों से तो हाई ब्रीडिंग वैल्यू लेके पैदा होगी, सही है। इन दोनों से तो हाई ब्रीडिंग वैल्यू लेके पैदा होगी, तो जाहिर सी बात है कि इनसे भी, इससे भी ज़्यादा होगा इसका ब्रीडिंग वैल्यू और इससे भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए अपन को इसको हाई ब्रीडिंग वैल्यू कह सकते हैं। अब मेटिंग के कई उद्देश्य हैं, उनके बारे में देखते हैं। 3 प्रकार के उद्देश्य हैं जिस वजह से मेटिंग कराई जाती है। पहला उद्देश्य क्या है? मेटिंग कराने का पहला उद्देश्य क्या है? अधिक प्रजनन मूल्य वाली संतति उत्पन्न करना, मतलब हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त करना, ये पहला उद्देश्य हो गया, हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त करना। और ये हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति कैसे प्राप्त की जाती है वो अभी अपन ने देख लिया कि हाई ब्रीडिंग वैल्यू का मेल और हाई ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल दोनों का क्रॉस करवाए तो हाई ब्रीडिंग वैल्यू की प्रोजेनी या संतति प्राप्त होती है। अगर लो ब्रीडिंग वैल्यू और लो ब्रीडिंग वैल्यू की फीमेल और मेल दोनों अगर लो ब्रीडिंग वैल्यू के होते हैं तब भी इनसे हाई ब्रीडिंग वैल्यू की संतति प्राप्त होती है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? समपूरकता का लाभ उठाने के लिए, समपूरकता का लाभ लेने के लिए, समपूरकता का लाभ लेने के लिए, मतलब समपूरकता का क्या मतलब होता है? यहाँ पे समपूरकता का मतलब होता है बड़े आकार के प्राणियों का प्रजनन छोटे आकार के प्राणियों से कराने में। यानी कि अगर अपन ये मेटिंग कराते हैं, बड़े आकार के प्राणी का अगर क्रॉस करवाते हैं छोटे आकार के प्राणी का,
छोटे आकार के प्राणी से अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो संतति प्राप्त होगी वो इन दोनों के बीच की प्राप्त होगी, इन दोनों के बीच की प्राप्त होगी, मतलब मध्यम संतति प्राप्त होगी, आकार में मध्यम संतति प्राप्त होगी। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो छोटे आकार का जो जीव है, छोटे आकार का प्राणी है, उसका अपन उपयोग कर सकते हैं, सही है, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं और एक प्रकार से अपन मध्यम आकार की संतति प्राप्त कर सकते हैं। इसको बोला जाता है संपूरकता, यानी कि संपूरकता लेने के लिए, मतलब बड़े आकार के प्राणी का अगर छोटे आकार के प्राणी से समागम कराया जाता है, मेटिंग कराई जाती है, तो उसके मध्य जो संतति प्राप्त होती है वो मध्यम संतति प्राप्त होती है। तो ये इसको कहा जाता है समागम। तीसरा उद्देश्य क्या है? संकर ओज का लाभ लेने के लिए, संकर ओज का लाभ प्राप्त करने के लिए, संकर ओज का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब संकर ओज क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ। संकर ओज क्या है? देखो, नर और मादा अपन सिलेक्शन करते हैं, किसी नर और मादा का सिलेक्शन करते हैं, उनका क्रॉस करवाते हैं, नर और मादा का क्रॉस करवाते हैं, सही है। तो क्रॉस करवाने के बाद जो संतति प्राप्त होती है, इनसे संतति जो प्राप्त होती है वो संतति इन दोनों से अच्छे गुण लेके प्राप्त होती है। नर से भी अच्छे गुण लेके प्राप्त होगी, मादा से भी अच्छे गुण लेके प्राप्त होती है। मतलब कुछ गुण ऐसे होते हैं जो नर में है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो इस मादा के अंदर है, सही है। कुछ गुण जो वांछित गुण है, जो अपने लिए आवश्यक है, अपने लिए लाभकारी गुण है, वो कुछ गुण तो जो होते हैं वो नर के अंदर होते हैं, कुछ गुण मादा के अंदर होते हैं। अगर इन दोनों का अगर मेटिंग करवाया जाता है तो मेटिंग के बाद जो संतति प्राप्त होती है उसके अंदर उस नर और मादा के दोनों के गुण उसके अंदर उपस्थित है। या अपन कह सकते हैं कि जो संतति उत्पन्न हुई है वो नर और मादा दोनों से श्रेष्ठ है, सही है। जो संतति उत्पन्न हुई है वो नर और मादा से दोनों से श्रेष्ठ है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है? संकर ओज। इस गुण को क्या कहा जाता है? संकर ओज। यानी कि संतति जो होती है वो नर और मादा दोनों से ज्यादा अच्छे गुण प्राप्त करती है या उनसे दोनों से श्रेष्ठ होती है, तो उसको कहा जाता है संकर ओज। अब संकर ओज सिर्फ उसी को कहा जाता है जब संतति श्रेष्ठ हो। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि नर और मादा अच्छे हैं, दोनों गुणों में अच्छे हैं, लेकिन उनकी संतति होती है वो ऐसे गुण प्राप्त नहीं कर पाती है जो नर और मादा के अंदर उपस्थित है, या ऐसे गुण प्राप्त नहीं कर पाती है जो अपने लिए वांछित है, अपने लिए जरूरी है, ऐसे गुण प्राप्त नहीं कर पाती। कई बार क्या होता है, मादा के अंदर ऐसा गुण है कि वो अधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है, ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन करती है, मादा में ऐसा लक्षण है, मान लेते हैं अपन। अब अपन इसका क्रॉस कराते हैं किसी अच्छे प्रकार के नर से। क्रॉस करवाने के बाद जो संतति प्राप्त होती है, तो संतति में अपन को क्या चाहिए? संतति में अपन चाहते हैं कि वो भी ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करे, ज़्यादा दूध उत्पादन करे। तो कई बार क्या होता है, इसके अंदर वो लक्षण नहीं आ पाता है, वो लक्षण इसके अंदर नहीं आ पाता है। तो इस गुण को संकर ओज अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है, जो संतति है वो नर और मादा से श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पे वो सारे गुण जो अपन को चाहिए, अपने लिए वांछित गुण है, वो सारे संतति में नहीं है। तो इस लक्षण को संकर ओज नहीं कहेंगे। संकर ओज उसी को कहते हैं जब नर और मादा से संतति श्रेष्ठ हो, संतति श्रेष्ठ हो नर और मादा से, उसी को अपन संकर ओज कहेंगे, उसी लक्षण को संकर ओज कहा जाता है। तो संकर ओज प्राप्त करने के लिए मेटिंग करवाई जाती है। ये 3 प्रकार के उद्देश्य हो गए। हाई ब्रीडिंग वैल्यू, संतति प्राप्त करना, दूसरा संपूरकता प्राप्त करना या संपूरकता लेने के लिए, मतलब बड़े आकार के पशु का छोटे आकार के प्राणी से अगर क्रॉस करवाएंगे तो मध्यम आकार की संतति प्राप्त होगी, तो ये एक प्रकार की संपूरकता होगी, संतति के अंदर संपूरकता होगी, मतलब दोनों के लक्षण इसके अंदर उपस्थित हो गए, ना तो ये बड़ी है ना ये छोटी है, सही है, मतलब अपने लिए वांछित है। तीसरा प्रकार का इसमें लक्षण होता है संकर ओज का लाभ प्राप्त करने के लिए। संकर ओज मतलब अधिक श्रेष्ठ संतति नर और मादा से, यानी कि उसके पेरेंट से अधिक श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने के लिए अपन मेटिंग की क्रिया करवाते हैं, या कह सकते हैं कि संकर ओज प्राप्त करने के लिए अपन ये करवाते हैं। संकर ओज होता है वो क्रॉस ब्रीडिंग से, मुख्यतः क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त किया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग, इसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसको क्रॉस ब्रीड कहा जाता है। संतति उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीड। इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीड कहा जाता है।
ये हो गए मेटिंग, अंतर नस्लीय सिलेक्शन, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है बहुगुणीय चयन। तीसरे नंबर का चयन है। पहले नंबर का कौन सा था? पहले नंबर का लक्षणों के आधार पर या लक्षणात्मक या सामूहिक चयन, दूसरा अंतरजातीय चयन, तीसरे प्रकार का आता है बहुगुणीय चयन। तीसरे प्रकार का है बहुगुणीय चयन। नाम से ही पता चल रहा है बहुगुणीय चयन का मतलब एक से ज्यादा गुण देख के अपन नर और मादा का सिलेक्शन करते हैं। बहुगुणीय चयन का मतलब होता है एक से ज्यादा लक्षण देख के अपन उस नर और मादा का चयन करते हैं, तो उसे बोला जाता है बहुगुणीय चयन। जैसे कि अगर मादा की बात करें तो अधिक दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली, इसके साथ ही अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, इसके साथ ही क्या है अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली। ये दो लक्षण अपन देख के किसी मादा का चयन करते हैं तो क्या कहलाता है बहुगुणीय चयन। इसके अलावा प्रजनन, उम्र देख के, सही है। इसके अलावा नस्ल देख के, नस्ल देख के, ये कई प्रकार के लक्षण हैं जो अपन एक साथ किसी नर और मादा में देखते हैं, और ये देखने के बाद अपन डिसाइड करते हैं, उसका चयन करते हैं कि इसको मेटिंग के लिए काम मिले या नहीं। तो ये हो गया एक प्रकार से बहुगुणीय चयन। क्या हो गया? बहुगुणीय चयन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोजेनी सिलेक्शन, सॉरी पेडिग्री सिलेक्शन। चौथे प्रकार का पेडिग्री सिलेक्शन, इसको बोला जाता है वंशावली चयन। वंशावली चयन या इसको बोल सकते हैं पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री का क्या मतलब है? पेडिग्री वंशावली, वंशावली का मतलब होता है किसी भी पशु, कोई भी पशु है उसके अपन माता पिता का रिकॉर्ड रखते हैं, उसके अपन माता पिता का रिकॉर्ड रखते हैं, सही है। इसके अलावा अपन इसके दादा दादी का भी रिकॉर्ड रखते हैं, सही है। इसके नाना नानी का भी रिकॉर्ड रखते हैं, नाना नानी का भी रिकॉर्ड रखते हैं। ये जो पशु है इसके अपन कोई भी भाई बहन है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, उसका भी अपन रिकॉर्ड रखते हैं, सही है। इस पशु के माता पिता का रिकॉर्ड रखते हैं कि इसका जो फादर कौन था, मदर कौन थी, सही है। इस पशु का कोई भी पशु अपन सिलेक्शन करते हैं, किसी भी पशु का अगर चयन करते हैं, नर और मादा का अपन चयन करते हैं, सही है। तो उस नर मादा का चयन करने के लिए, उसे नर या मादा का चयन करने के लिए, नर या मादा का चयन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को मेटिंग करानी है, और मेटिंग कराने के बाद एक श्रेष्ठ संतति प्राप्त करनी है। तो श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने के लिए
उस पशु के पिता का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पशु के माता का भी रिकॉर्ड देखा जाता है। माता पिता का रिकॉर्ड देखा जाता है, इसके अलावा दादा दादी का उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके नाना नानी का रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके साथ ही उसके भाई बहन का रिकॉर्ड भी देखा जाता है। और ये सब रिकॉर्ड देख के अपन डिसाइड करते हैं कि ये पशु जो है ये मीटिंग के लायक है या नहीं है। सही है। ये सब देख के इसके माता पिता का लक्षण देखेंगे, माता पिता कितना, मतलब माता जो है वो कितना दूध देती थी। सही है। इसका पिता जो होता है सीमन प्रोडक्शन में कैसा था, प्रजनन के लिए कैसा था। सही है। वो बहुत सारी चीज़ें अपन देखते हैं। इसके दादा दादी, इनके बारे में भी देखेंगे कि वो कैसे थे, उनके अंदर इसके लक्षण कैसे थे, मिल्क प्रोडक्शन उसमें कितना था। सही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कैसी थी, कितनी बार वो बीमार हुआ, कितनी बार नहीं हुआ, वो चीज़ें अपन देख के फिर बाद में इस पशु का चयन करते हैं। इसको बोला जाता है पेडिग्री सिलेक्शन, इसको बोला जाता है वंशावली सिलेक्शन, वंशावली चयन, वंशावली चयन। क्या बोला जाता है इसको? वंशावली चयन। अब देखो वंशावली चयन जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। पहला, इसके अंदर दादा दादी या नाना नानी के आधार पर, या नानी के आधार पर। अब यहाँ पे बात करते हैं, किसी भी पशु के अंदर, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, सही है, किसी भी पशु के अंदर वो चाहे नर हो या मादा हो, उसके दादा दादी से कितने प्रतिशत लक्षण आते हैं बताओ? किसी पशु के अंदर उसके दादा दादी से या नाना नानी से कितने प्रतिशत लक्षण आते हैं? 25%। कितने प्रतिशत लक्षण आते हैं? 25%। 25% दादा दादी से आते हैं, 25% नाना नानी से आते हैं। सही है। इस प्रकार वो होते हैं, पिता के अंदर 50% और माता के 50%, फिर आके पशु के अंदर 100% हो जाते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, यहाँ पे कोई पशु है, सही है, उसके, ये तो हो गया पिता, ये हो गया इसका माता, यहाँ पे दादा दादी और यहाँ पे नाना नानी। सही है। इसके अंदर 100% है। कोई लक्षण अगर इसका, इस पशु का अपन चयन कर रहे हैं, इस पशु का कितना चयन कर रहे हैं, तो इसमें 100% मानेंगे। 100% ये कहाँ से आया? ये 100% आया 50% माता से और 50% पिता से। कहाँ से आया? 50% माता से और 50% पिता से। इस 50% का आधा हिस्सा कहाँ से आया? नाना से, और आधा हिस्सा कहाँ से आया? नानी से। मतलब 25, इसका 25% और इसका 25%, इसका 25% और इसका 25%। तो जाहिर सी बात है, पहला दादा दादी और नाना नानी के आधार पर, तो दादा दादी और नाना नानी से किसी पशु के अंदर 25% लक्षण आते हैं। 25% दादा से, 25% दादी से, 25% नाना से, 25% किससे? नानी से। फिर आगे वो कितना परसेंट होता है? 100% हो गया। तो इस आधार पर दादा दादी के अंदर 25%, दादा जो होता है 25% लक्षण लेके बैठा है, दादी 25% लक्षण। सही है। तो इस लक्षणों के आधार पर, ये 25% जो लक्षण है उनके आधार पर अपन तय करते हैं कि संतति जो है, ये जो पशु है वो प्रजनन के लायक है या नहीं है। तो ये हो गया दादा दादी या नाना नानी के आधार पर सिलेक्शन। दूसरा इसके अंदर आता है माता पिता के आधार पर। माता पिता के आधार पर से कितना परसेंट आता है माता पिता से? 50% माता से और 50% पिता से। तो इन 50% के आधार पर अपन तय करते हैं कि पशु जो है वो प्रजनन के लायक है या नहीं है।
तीसरा इसमें आता है भाई बहनों के आधार पर। भाई बहनों के आधार पर, अब भाई बहनों के आधार पर सिलेक्शन करना, चयन करना दो प्रकार से ये होता है। और भाई बहनों के दो आधार पर चयन करना जो है वो माता पिता और जिसको पूर्वज हैं, दादा दादी, नाना नानी, इनके आधार पर अगर चयन करते हैं तो वो इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? भाई बहन के आधार पर सिलेक्शन करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। भाई बहन के आधार पर किसी पशु का चयन करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंदर ये दो प्रकार से हो सकता है, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है फुल शिफ्ट सिलेक्शन, एक होता है फुल शिफ्ट सिलेक्शन, एक होता है हाफ शिफ्ट सिलेक्शन। फुल शिफ्ट सिलेक्शन का मतलब होता है सगे भाई बहन के आधार पर चयन करना। सगे भाई बहन के आधार पर चयन करना। और हाफ शिफ्ट का मतलब होता है कजन भाई बहन के आधार पर चयन करना। क्या होता है? कजन भाई बहन के आधार पर चयन करना, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं दूरस्थ भाई बहन के आधार पर चयन करना। जैसे कोई चाचा का लड़का हो, चाची की लड़की हो, सही है, चाचा का लड़का हो, चाचा की लड़की हो, वो क्या होते हैं? कजन कहलाते हैं। तो उनके आधार पर चयन करना। ये हो गया दो प्रकार से, फुल शिफ्ट सिलेक्शन और हाफ शिफ्ट सिलेक्शन। फुल शिफ्ट सिलेक्शन होता है सगे भाई बहन के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो जीनीय संबंध होता है इनके आपस में, इनका आपस में जो जीनीय संबंध होता है वो होता है 50%। इनके अंदर जीनीय संबंध कितना होता है? 50%। दो सगे भाई बहन जो आपस में होते हैं उनके अंदर जीनीय संबंध कितना होता है? 50% होता है, क्योंकि वही माता पिता उसी के हैं और वही माता पिता उसके हैं। तो क्या हो गया? जीनीय संबंध कितना हो गया? 50% हो गया। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होता है अधिकतम सापेक्षिक यथार्थता। अधिकतम सापेक्षिक यथार्थता, अधिकतम सापेक्षिक यथार्थता, इसको बोला जाता है मैक्सिमम रिलेटिव एक्यूरेसी। मैक्सिमम रिलेटिव एक्यूरेसी, मैक्सिमम रिलेटिव एक्यूरेसी। मैक्सिमम रिलेटिव एक्यूरेसी ये कितनी होती है? ये होती है 0.71%। 0.71% यहाँ पे नहीं लगाया जाता, परसेंट अगर लगाओगे तो ये हो गया 71%। कितनी हो गई? 71%। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर सिलेक्शन के अंदर फुल शिफ्ट सिलेक्शन किया जाए तो उसके अंदर अधिकतम सापेक्षिक यथार्थता कितनी होती है? 0.7%, यानी कि 0% नहीं आता, 0.71 से ज़्यादा नहीं होगी, 0.71 से ज़्यादा नहीं होगी, ये मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इतनी इनके अंदर आपस में एक्यूरेसी होती है। हाफ शिफ्ट कजन ब्रदर सिस्टर के आधार पर अपन चयन करते हैं तो इनके अंदर जीनीय संबंध कितना होता है? इनके अंदर जीनीय संबंध कितना होता है? इनके अंदर जीनीय संबंध होता है 25%। कितना होता है? 25%। जीनीय संबंध इनके अंदर कितना होता है? 25%। क्योंकि दूर के भाई बहन हो गए तो इसके अंदर जो होता है जीनीय संबंध जो होता है वो बट जाता है। इसके अलावा अधिकतम सापेक्षिक यथार्थता, मैक्सिमम रिलेटिव एक्यूरेसी, मैक्सिमम रिलेटिव एक्यूरेसी ये कितनी होती है इसकी? ये होती है 0.50, मतलब अधिकतम जो एक्यूरेसी होती है, अधिकतम रिलेटिव एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है? 0.50। ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि फुल शिफ्ट सिलेक्शन के अंदर जीनीय संबंध जो होता है वो 50% होता है और अधिकतम सापेक्षिक यथार्थता कितनी होती है? 0.71%। सही है। इसके अलावा हाफ शिफ्ट सिलेक्शन के अंदर जीनीय संबंध कितना होता है? 25% और MRA मतलब मैक्सिमम रिलेटिव
एक्यूरेसी कितनी होती है 0.5। तो ये सिलेक्शन का चेक कर